हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10th का। और इसमें हम देखने वाले हैं 2.1 और 2.1 में टोटल हम 3 वीडियोस में 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। और 2.1 जो जितना भी है पूरे के पूरे 2.1 में जो क्वेश्चंस है उसमें अगर आप कुछ प्रॉपर्टी या थ्योरम के बारे में समझना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 थ्योरम का आपको यूज़ होने वाला है। हम थ्योरम तो एक्चुअल में नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इसका यूज़ करने वाले हैं। ये 5 थ्योरम, ये 5 थ्योरम और प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आता है, इसका कंसेप्ट, इसके फॉर्मूले अगर आपको समझ में आते हैं तो 2.1 आपका पूरा कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो चलिए 2.1 में पार्ट 1 में हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में करने वाले हैं। तो ये जो 5 क्वेश्चन है इसके अंदर अगर हमें जो प्रॉपर्टी पढ़ना है वो पढ़ना है तो 1 2 3 4 पढ़ना है। पाइथागोरस का प्रॉपर्टी थ्योरम नहीं लगने वाला है, पाइथागोरस का थ्योरम आपको मालूम भी है, तो ये चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ क्या होते हैं वो देखेंगे। और ये चारों चीज़ क्वेश्चन नंबर इसमें 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में अगर हम पूरा पढ़ते तो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले क्या लिखा देखिए कि आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो आपको बताना है कि इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते किसको है। तो चलिए अब ये कंसेप्ट समझ लेंगे, फिर ये पूरे सम्स करते हैं। तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखा क्या है कि इन ए ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर्स, तो 3 अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आप याद रखिए मतलब 1 से लेके पूरे के पूरे आगे नेगेटिव नंबर्स नहीं, पॉजिटिव नंबर्स। तो इन ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, अगर 3 नंबर आपके पास दिया है तो जो लार्जेस्ट नंबर है अगर उसका स्क्वायर इज इक्वल, उसका वैल्यू इक्वल आ रहा है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, और बाकी के जो 2 नंबर है उनको स्क्वायर करके प्लस करने पे वो नंबर, और लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करके अकेले वो नंबर अगर इक्वल आ रहा है देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो उस 3 नंबर को हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जिस एग्जाम्पल में क्या लिखा है 11 60 और 61, ये 3 नेचुरल नंबर है, इसमें से 61 सबसे ग्रेटेस्ट है। तो 61 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, मिला 3721, तो सबसे ग्रेटेस्ट वाले का स्क्वायर, और फिर बाकी का जो दोनों का जो बाकी का जो 2 नंबर बचता है उसका स्क्वायर। जैसे 11 का स्क्वायर 121 और 60 का स्क्वायर आपको मिल रहा है 3600। अब इन दोनों को आप प्लस करिए, इसको अकेले रहने दिए, ग्रेटेस्ट नंबर के स्क्वायर को अकेले रहने दिए, बाकी का जो 2 नंबर है उसको प्लस करिए। जैसे 121 और 3600 को अगर आप प्लस करते हो तो वो मिलता है आपको 3721। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर और बाकी के दोनों नंबर के स्क्वायर का सम आपको इक्वल मिला, 3721 ये भी मिला, 3721 ये भी मिला। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो 11 और 60 और 61 है, 11 और 60 और 61 है, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो बस यही समझना था और यही यहाँ पे भी करना है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या नहीं है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बताता हूँ किस तरह करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सपोज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 3 5 और 4। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है 5, तो आप 5 का स्क्वायर निकालिए। तो आप 5 का स्क्वायर निकालिए तो आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और वो मिल रहा है आपको 25। तो आप इसको कर दिए कंडीशन नंबर 1। फिर बाकी का जो 2 नंबर है 3 और 4 उसका स्क्वायर प्लस करके निकालिए सम, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर आपको 3 3 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर आपको 4 4 16 मिलेगा। अब 9 को और 16 को आप प्लस करोगे तो आपको 25 मिलेगा। तो इसको कर देते हैं कंडीशन नंबर 2। तो ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर और बाकी के दोनों रिमेनिंग नंबर के स्क्वायर का सम आपको इक्वल मिला है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोलोगे 5 का स्क्वायर ये इक्वल मिल रहा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अगर ये इक्वल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि 3 5 4 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसके लिए लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर 3 5 4 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस इतना सिंपल है। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है 4 9 12, तो 4 9 और 12 है, जिसमें ग्रेटेस्ट क्या है 12 है, तो हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे। मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका आंसर आ जाएगा 144। इसको कर देंगे कंडीशन नंबर 1। फिर हम 4 और 9 बच रहा है उसका स्क्वायर निकालेंगे सम करके, तो 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर बन जाएगा 4 4 16,
प्लस 9 स्क्वायर बन जाएगा 9 9 से 81, दोनों को प्लस करेंगे तो 6 और 1 7 और 1 और 8 9 97 आ रहा है। इसको कंडीशन 2 करते हैं तो क्या ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर और बाकी दोनों के नंबर के स्क्वायर का सम एक सेम मिला आपको? तो नहीं मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 12 square is not equal to 4 square plus 9 square। और फिर हम बोल सकते हैं कि therefore 4 9 12 is not a Pythagorean triplet। तो बस इस तरह है। तो चलिए ये थर्ड वाला आप होमवर्क करिए, फोर्थ वाला मैं आपको करके बता रहा हूँ, और देखिए वैसा चाहे तो आप सब कर सकते हैं। तो थर्ड और फोर्थ आप, या चलिए फोर्थ वाला मैं करके बता रहा हूँ, फोर्थ और सिक्स कर रहा हूँ, बाकी आप करिए कौन सा, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला करिए, इजी है। फिफ्थ और सिक्स करता हूँ स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ आप कर लीजिए। तो चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन लिखते हैं। ये है 10 24 और 27, जिसमें से 27 ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम यहाँ पे 27 का स्क्वायर लिखते हैं। 27 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 27, और इसको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू लिखते हैं जो मिल रहा है 729। 729, तो ये हो जाएगा कंडीशन नंबर 1। फिर ये 2 बच रहा है तो इसको लिखते हैं 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर आप लिखिए 576। फिर दोनों को प्लस करेंगे तो 676 आ जाएगा। 676 ये हो जाएगा कंडीशन नंबर 2। और फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 27 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। और अगर नहीं इक्वल है तो ये ट्रिपलेट नहीं है, और इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 10 24 27 इज़ नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए 6 वाला देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर है 11 60 और 61। तो 61 ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे 61 का स्क्वायर लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 61 मल्टीप्लाई बाय 61। तो चलिए मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखते हैं। ये मिलेगा आपको 3721, जिसको कंडीशन नंबर 1 कर देते हैं। अब 11 और 60 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 11 का स्क्वायर आपको 121 मिल जाएगा, प्लस 60 का स्क्वायर आपको 3600 मिल जाएगा। और अगर दोनों का प्लस करोगे तो आपको मिल रहा है ये एक मिनट, हाँ 3721 ही मिल रहा है स्टूडेंट्स, 3721। इसको करते हैं कंडीशन नंबर 2, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 61 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। और फिर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 11 60 और 61 इज़ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, आगे देखते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए हमें जो कंसेप्ट समझना है वो है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए ये थ्योरम हमको क्या फॉर्मूला देता है वो हमको समझना है। तो देखिए यहाँ इसको कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपके पास सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। चलिए दूसरा फिगर है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए इस तरीके से, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, पहला कंडीशन है। ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है। और उसके बाद सेकेंड कंडीशन दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन एक साथ पूरा होना चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन नहीं। तो पहला कंडीशन है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, जिसे यहाँ पे 90 डिग्री है। फिर उसी 90 डिग्री के ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के ऊपर, कहीं और नहीं स्टूडेंट्स, और कहीं और से भी नहीं, सिर्फ 90 डिग्री से ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए हाइपोटेनस के ऊपर। इतना जब कोई ट्रायंगल में आपको दिखाई देता है तब आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो जिसको हम बोलेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और वो फॉर्मूला क्या मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो फॉर्मूला है कि ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था NQ, उसका स्क्वायर, NQ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, फिर आपको हाइपोटेनस का जो दो पार्ट है, एक और ये एक, चाहे कोई भी आप ले लीजिए, मल्टीप्लाई करना है, मतलब MQ मल्टीप्लाई बाय QP, या आप QP मल्टीप्लाई बाय MQ बोलिए, प्लस नहीं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन है, और ना ही यहाँ पे स्क्वायर है।
स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे भी स्क्वायर लेते हैं, या तो कहीं कहीं यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझना है, तब आपको समझेगा। तो इस तरीके से ट्राइंगल था। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पहला है कि ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कि उसी 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है हाइपोटेनस के ऊपर, क्योंकि इसका हाइपोटेनस यहाँ पे नीचे है, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे उसका स्क्वायर, मतलब पी एम का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, फिर आप क्यू एम मल्टीप्लाई बाय एम आर लिखिए या एम आर मल्टीप्लाई बाय क्यू एम लिखिए, तो क्यू एम मल्टीप्लाई बाय एम आर, तो ये है ज्योमेट्रिक मीन। तो आप कभी भी अगर ये चीज़ देखते हो कोई भी ट्राइंगल के अंदर, तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हो। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा देखिए कि इन फिगर 2.17, मतलब ये फिगर में एंगल एम एन पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले लोग ने बता दिया कि एंगल एम एन पी 90 डिग्री है, मतलब इस ट्राइंगल में ये एक एंगल 90 डिग्री का हो गया है। और सेकेंड देखिए एन क्यू जो है वही 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ भी हुआ है किसके ऊपर, एम पी के ऊपर। तो उसके बाद वैल्यूज़ दिया है, तो वैल्यू क्या क्या है मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। देखिए एम क्यू आपको दिया है 9 और क्यू पी आपको दिया है 4, और आपसे पूछा है एन क्यू ये वाला। तो ये जो कंडीशन अभी देखा हमने, ये पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन का जो थियरम है उससे मैच हो रहा है, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले आप कंडीशन बताइए कि इन ट्राइंगल एम एन पी एंगल एम एन पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। और उसके बाद आप बताइए कि एन क्यू जो है वो एम पी पे परपेंडिकुलर है एंड एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एम पी, ये भी दिया है, लिखेंगे चलेगा, तो दोनों को एक साथ लिखिए। और अब आप पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिख सकते हो। तो अब लिखिए यहाँ पे कि देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और अब आप फॉर्मूला लिखिए। तो क्या फॉर्मूला आएगा देखिए, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इसका स्क्वायर, मतलब एन क्यू का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी, तो एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी। अब इसमें वैल्यू किसका दिया देखिए, एन क्यू तो हमसे पूछा है तो उसका वैल्यू नहीं दिया, लेकिन एम क्यू आपके पास है 9, तो यहाँ पे लिखिए 9 मल्टीप्लाई बाय क्यू पी आपके पास 4, तो यहाँ पे लिखिए 4, तो 9 इंटू 4 आपको मिल जाएगा 36। तो एन क्यू का स्क्वायर आपको 36 मिला है, तो एन क्यू आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, और जिसका मतलब है देयरफॉर एन क्यू इज़ 6। नेगेटिव यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये साइड है, तो देखिए आपको एन क्यू मिल गया। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, इन फिगर 2.18, मतलब इस फिगर में एंगल क्यू पी आर इज़ 90 डिग्री, एंगल क्यू पी आर जो है वो 90 डिग्री है। फिर देखिए सेगमेंट पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो सेगमेंट पी एम जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। डायग्राम में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम ड्रॉ भी करेंगे, नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। तो ये एक कंडीशन, तो देखिए दोनों कंडीशन जो है ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम को फॉलो कर रहा है। आगे क्या लिखा है कि क्यू एम आर, मतलब तीनों पॉइंट को लीनियर है, क्यू एम आर तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। फिर पी एम का वैल्यू आपको 10 दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यू एम आपको 8 दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यू आर पूछा है, देखिए अब यहाँ पे एम आर नहीं पूछा है, क्योंकि फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको एम आर मिलेगा, लेकिन हमेशा क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं रहेगा। आपसे क्यू आर पूछा है, तो आपको एक बार एम आर मिल जाएगा, तो आप क्यू एम और एम आर को प्लस कर दोगे तो आपको क्यू आर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप फिर से वही बताओगे जैसा पीछे किया था, लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरा एंड पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, और दोनों का रीज़न बता दी कि दिया हुआ है, इसके लिए हम लिख देते हैं गिवन। और इतने रीज़न के बाद आप थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हो, और हम लिखेंगे देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन, और फिर फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसका स्क्वायर, मतलब पी एम का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू फिर इनका प्रोडक्ट क्यू एम मल्टीप्लाई बाय एम आर, तो क्यू एम मल्टीप्लाई बाय एम आर। तो पी एम हमारे पास है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर
विच इज़ इक्वल टू क्यू एम, वो भी है तो 8 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एम आर, एम आर हमारे पास नहीं है तो एम आर लिखेंगे। 10 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 100 विच इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय एम आर। तो 8 वहाँ पे जाएगा तो 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एम आर का जो वैल्यू है वो मिलेगा 100 डिवाइड बाई 8, और फिर आपको 100 को 8 से डिवाइड करना है। तो अगर ऐसी कैंसिल करते हैं तो देखिए 8 1 ज़ा 8 होता है, 2 बचेगा, 8 2 ज़ा 16 होगा, 4 बचेगा, पॉइंट लेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा, तो एम आर आपको 12.5 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर एम आर जो है वो आपको मिला है 12.5, लेकिन हमसे एम आर नहीं पूछा है, क्यू आर पूछा है, तो हम ये कंडीशन बता के क्यू आर निकाल सकते हैं। और हम लिखेंगे कि क्यू एम प्लस, या ऐसा लिखेंगे क्यू आर का मतलब क्या होता है, क्यू आर का जो मतलब है, क्यू आर का मतलब है क्यू एम प्लस एम आर, और उसका रीज़न आप दे दीजिए ये वाला क्यू डैश एम डैश आर, क्यू डैश एम डैश आर, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो क्यू एम हमारे पास 8 है और एम आर हमको मिला 12.5, तो 8 और 12.5 करेंगे तो 20.5 हो जाएगा। तो 20.5 जो है ये आपको क्यू आर मिल रहा है। कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स लिख दिए, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी नहीं दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। अब 4th वाला क्वेश्चन और 5th वाला जो क्वेश्चन हमको देखना है उसके अंदर फिर से हमको एक नए प्रॉपर्टी का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए वो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। तो वो है एक प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो इसका ये मीनिंग है कि एक ट्रायंगल आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एक एंगल 30, एक एंगल 60 और एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मेजर है तो वो फॉर्मूला जो हम देखने वाले हैं या वो जो रिलेशन हम देखने वाले हैं वो नहीं रहेगा। तो ये वो ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल 90 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं 30 60 90 ट्रायंगल। तो ये ऐसा ट्रायंगल रहेगा तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर ऐसा ट्रायंगल नहीं रहेगा तो आप जो भी फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो चीज़ नहीं होगा। तो क्या है इसका फॉर्मूला देखिए। तो यहाँ पे लिखा है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो ये है 30 डिग्री। तो इसके अपोजिट में साइड कौन सा है, इसके सामने, मतलब इसके सामने जो साइड है वो एम एन। तो वो जो एम एन रहेगा किसके, 30 के सामने वाला, वो हाफ रहेगा, आधा रहेगा। ये जो रहेगा ये आधा रहेगा, पर किसका आधा रहेगा, आधा रहेगा वो एल एन का, वो एल एन का हाफ रहेगा। एल एन क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का हाफ रहेगा। ये आपको याद रखना है कि 30 के सामने वाला जो भी साइड रहेगा वो हाइपोटेनस का हाफ रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान लगाना है कि हाइपोटेनस का अगर 10 वैल्यू दिया है तो एम एन कितना हो जाएगा, 5 होएगा। या आप उसका उल्टा समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ये 5 दिया रहेगा तो आप बोल सकते हो फिर ये 10 रहेगा। तो ये एक हो गया जो 30 के सामने था, लेकिन हमको एक और पढ़ना है 60 के सामने। तो 60 के सामने अगर आप देखोगे तो ये है एल एम। इसका रिलेशन क्या दिया है एल एम का, कि वो √3/2 रहेगा एल एन का। तो ये एल एम जो है वो इसी एल एन का, वापस से उसी हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स रहेगा। तो ये आपको समझना है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि 30 के सामने वाला जो रहता है वो हाइपोटेनस का हाफ रहता है, और 60 के सामने जो रहता है वो हाइपोटेनस का √3/2 रहता है। तो अब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है, सपोज करिए कि एल एन 6 है, आप सपोज करिए कि जो एल एन है वो 6 है, तो क्या ये उसका हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा, पर डायरेक्टली लिखना नहीं है, आपको ऐसा लिखना है कि एम एन इज़ हाफ ऑफ एल एन। एम एन जो है वो एल एन का हाफ है, मतलब हाफ ऑफ 6 है, मतलब 3 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 3। और अगर एल एम पूछा है तो एल एम के लिए फॉर्मूला क्या है, एल एम के लिए फॉर्मूला रहेगा √3/2, क्योंकि वो 30 के सामने नहीं है, वो 60 के सामने है। तो 60 के सामने इसका फॉर्मूला रहेगा √3/2 ऑफ एल एन, वो रहेगा हाइपोटेनस का। तो √3/2 इंटू 6, तो 2 1 2 2 3 6, 3 इंटू √3 आपको मिल जाएगा 3√3। तो ये आपको मिल जाता है 3√3। तो आप ऐसा भी समझिए कि 30 60 90 में 30 के सामने अगर 3 है तो ये 3√3 रहेगा, ये 4 है तो ये 4√3 रहेगा, ये 5 है तो ये 5√3 रहेगा, और ये 5 है तो ये डबल रहेगा, 10 रहेगा। तो क्वेश्चन आपको समझना है कि ज़रूरी नहीं कि हाइपोटेनस देने के बाद ये पूछेगा, ये देने के बाद ये पूछ सकता है, जो इसके बाद जो हम सम्स करने वाले हैं वैसे ही है, या ये देने के बाद ये पूछ सकता है ये। तो आप दोनों तरफ से रेडी रहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी पढ़ा हमने, अब और एक प्रॉपर्टी पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ट्राइंगल इस तरीके से होना चाहिए कि उसका एक एंगल 45 होना चाहिए, दूसरा भी 45 होना चाहिए, और तीसरा 90 ही बनेगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 होता है, ये तो चीज़ है। लेकिन ये चीज़ होना चाहिए 45 45 90। तो यहाँ पे 45 के सामने,
तो अभी 45 के सामने कौन सा 45 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो 45 के सामने वाला जो भी, चलिए यहाँ पे देखते हैं 45 के सामने जो भी रहेगा, 45 के सामने कौन सा रहेगा, ये भी 45 के सामने है और ये भी 45 के सामने है, मतलब दोनों के लिए सेम रहेगा रूल, क्योंकि दोनों भी 45 के सामने है। तो इनफैक्ट क्या रहेगा, दोनों इक्वल भी रहेगा, जितना बड़ा एक्स वाई रहेगा उतना ही बड़ा एक्स जेड रहेगा, एक्स वाई और एक्स जेड इक्वल रहेंगे। और दूसरे कंसेप्ट से अगर आप समझेंगे तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस एंगल सेम है, तो अगर बेस एंगल सेम है तो उसके सामने वाले साइड्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ऐसा भी समझ सकते हैं, लेकिन हमको उस तरह नहीं समझना है। तो अगर एंगल 45 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, तो 45 के सामने जो साइड रहेंगे वो दोनों इक्वल रहेंगे, लेकिन हाइपोटेनस के मामले में वो लोग 1/√2 रहेंगे, 1/√2 टाइम्स रहेंगे वो हाइपोटेनस के, ये है हाइपोटेनस, इसके वो लोग 1/√2 होते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे लिखा वही, अब हाफ नहीं लिखा है, 1/√2 लिखा है। तो यहाँ पे भी अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर ZY जो है, ZY अगर ये आपको 3√2 दिया है, तो आप क्या करोगे, पहले तो ये दोनों इक्वल ही रहेगा, XY और XZ दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि दोनों भी 45 के सामने है। तो XY विच इज इक्वल XZ, और दोनों भी क्या रहेंगे, ZY के 1/√2 टाइम्स रहेंगे। तो ये है ZY जिसका वैल्यू लिखा है 3√2, और ये है 1/√2 फॉर्मूले का, जिसमें √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा तो बच रहा है 3। इसका मतलब है कि ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। तो ये रिलेशन है 45 90 का। तो चलिए अब इसके बेस पे जो सम्स है वो करते हैं, जैसे ये फोर्थ सम्स है वो देखते हैं। तो देखिए फोर्थ सम्स में क्या लिखा कि इन फिगर 2.19, मतलब इस फिगर में फाइंड RP, आपको RP फाइंड आउट करना है। RP क्या है, देखिए हाइपोटेनस है, इस बार हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ रहा है आपको, एंड PS भी फाइंड आउट करना है आपको, ये PS भी फाइंड आउट करना है यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे, तो ट्राइंगल के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, एक एंगल दिया है 30 डिग्री, एक एंगल दिया है 90 डिग्री और एक साइड दिया है 6 जो 30 के सामने है। लेकिन हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा वो 30 60 90 है, तो 60 ट्राइंगल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो नहीं दिखने का मतलब कि नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल का तीनों एंगल मिलेंगे तो 180 होता है, आपको मालूम है। तो अगर ये 30 है और ये 90 है, तो 90 + 30 120 हो जा रहा है, तो ये बचेगा 60। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि 60 डिग्री एंगल हो रहा है, फिर आपको 30 60 90 डिग्री लिख कर उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे शॉर्ट में कि इन ट्राइंगल PSR, या हाँ PSR लिख लीजिए, कोई बात नहीं, PSR, फिर एक एक एंगल बताइए, जिसे एंगल P जो है वो आपको दिया है 30 डिग्री गिवन है, और ये भी गिवन है, तो दोनों एक साथ लिखते हैं। एंगल S जो है वो आपको दिया है 90 डिग्री, दोनों का रीज़न लिख दीजिए कि दोनों गिवन है, दोनों भी हमको दिया है। तो अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल 30 और 90 का है, तो तीसरा एंगल कितना होगा, 60 होगा। तो इसका आप डायरेक्टली ऐसा रीज़न कर सकते हो कि देयरफॉर एंगल R जो है वो बन जाएगा 60 डिग्री, और इसका रीज़न आप इतना लिखो, रिमेनिंग एंगल, तो भी चलेगा। रिमेनिंग एंगल मतलब बचा हुआ जो एंगल रहेगा वो इतने ही मेजर का बचेगा। तो इसका मतलब कि ये आपको मिल गया 60 डिग्री। तो ये ट्राइंगल बन गया आपका 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर ट्राइंगल PSR इज़ 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्राइंगल। नाम कुछ भी लिखे, ऐसा नहीं कि P30 है S60, ऐसा नहीं है। ये ट्राइंगल ऐसा है कि जिसके अंदर एक एंगल 30 डिग्री है और एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री है। और अब आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो फॉर्मूला क्या था, देखिए 30 के सामने जो रहता है, 30 के सामने, तो 30 के सामने क्या है, SR है। तो SR जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो हाफ रहेगा। किसका हाफ रहेगा, वो हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस जो 90 के सामने रहता है जिसका नाम है PR, तो यहाँ पे रहेगा PR। फॉर्मूला आपको यही लिखना है, इस बार हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, SR के प्लेस पे SR का वैल्यू लिखते हैं जो यहाँ पे 6 दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 विच इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय PR। फिर ये 2 वहाँ पे जाएगा तो 2 × 6 हो जाएगा। तो 6 × 2 समझिए विच इज़ इक्वल टू PR। तो PR का वैल्यू क्या मिल जाएगा, PR इज़ इक्वल टू 6 × 2 = 12। तो आपको PR मिल गया 12। तो ये PR जो था हाइपोटेनस, ये आपको मिल गया 12। अब हमसे SP भी पूछा है, या PS समझिए, PS भी पूछा है। तो PS 60 के सामने आ रहा है, तो इसका भी फॉर्मूला है। तो हम लिख सकते हैं कि PS विच इज़ इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या, PR है, तो इंटू PR लिखेंगे। तो देयरफॉर PS जो है वो हो जाएगा यहाँ पे √3/2 मल्टीप्लाई PR, और PR हमको 12 मिला है तो 12 लिखेंगे। तो 2 × 6 = 12, तो विच इज़ इक्वल टू 6√3। तो PS जो है आपको मिल जाता है 6√3।
तो ये मिल गया आपको 6√3। आपको लिखना नहीं डायग्राम में, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो आपके पास PS भी है और आपके पास PR भी है, जो दो लोग ने पूछा था। तो PS और PR या RP समझिए। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, 5th क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि फॉर फाइंडिंग AB एंड BC, AB का वैल्यू फाइंड करना है और BC का वैल्यू फाइंड करना है। विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि AB इज़ इक्वल टू BC, और इसका रीज़न बताइए। तो AB BC के इक्वल में है, तो क्यों इक्वल है? क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों जगह पे मार्किंग दिख रहा है सेम, तो ये इन लोग ने दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। जिसमें अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखोगे तो वो रॉन्ग लिखा है, वहाँ पे अपोजिट साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल लिखा है, जबकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल दिया नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसका रीज़न रहेगा गिवन। तो अब अगर ये इक्वल है ये दोनों, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल से हम समझ सकते हैं। तो अगर फिर से देखिए, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे, और जब दोनों एंगल इक्वल रहेंगे तो वो कितने होंगे? जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री है, तो आपको मालूम है फिर वो 45 ही होना चाहिए, क्योंकि 45 + 45 90 होता है, 90 + 90 180 हो जाता है। इसीलिए एंगल BAC क्या लिखेंगे हम? एंगल BAC जो है वो लिखेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। फिर अब अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी तो 45 है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये ट्रायंगल बन गया 45 45 90 वाला। तो 45 के सामने वाले का फॉर्मूला क्या था? 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? AC है, तो 1/√2 टाइम्स ऑफ AC रहेगा, जिसमें से AC दिया है लेकिन 1/√2 नहीं दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, 1/√2। और AB और BC दोनों इक्वल रहेगा, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि दोनों इक्वल होता भी है 45 के सामने। तो अब क्या कर सकते हैं? अब AC का वैल्यू 8 है, √8, तो यहाँ पे लोग ने √8 लिख दिया इसके जगह पे, तो यहाँ पे तो वही आएगा वापस से 1/√2। फिर अब यहाँ पे देखिए √8 का लोग ने सिंप्लीफाई किया उसको, तो उसके पहले वापस से वही रहेगा 1/√2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, जिसमें से √2 कैंसिल होगा तो 2 1 2, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 2, तो 2 यूनिट्स आएगा इसका आंसर। तो चलिए ये वीडियो में हमको यहीं तक देखना था, क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 2 में। उसके बाद एक पार्ट और रहेगा जिसमें 2.1 आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स लोग को। थैंक यू वेरी मच।